अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 10th की और 3.2.1 आर्टिकल है इफ स्टेटमेंट। जैसे कि लास्ट क्लास आई होप्स हो कि सबने देखी हो। अगर किसी ने मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है प्लेलिस्ट का। 10th कंप्यूटर साइंस की भी फुल बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैप्टर 3 की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी। उस पर क्लिक कीजिए, सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए ताकि सारे टॉपिक समझ आए। क्योंकि लास्ट टॉपिक अगर समझ नहीं आया या उसमें दिक्कत आई है, कोई परेशानी आई है, इसमें भी आएगी। या ये स्टेप वाइज है गाइस। सीढ़ी पे चढ़ते हुए जैसे पायदान होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स इसी तरह स्टेप वाइज होता है। अगर आप एक पायदान मिस कर देते हैं तो रुकावट आती है, परेशानी आती है ऊपर अगला टॉपिक समझने में। ओके, तो हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, पहला टॉपिक हमारा जो था वो था सिक्वेंशियल। कंट्रोल स्टेटमेंट के 3 टाइप्स थे, सिक्वेंशियल था, फिर था सिलेक्शन हम पढ़ने लगे हैं, और एंड पे आएगा रेपिटेशन। तो सिलेक्शन में जो हमारा टॉपिक है आज का, मैंने आपको बताया भी था उस क्लास में कि सिलेक्शन को आप कहते होते हैं इफ स्टेटमेंट और रेपिटेशन को कहते होते हैं लूप। ठीक है, ये नाम है इनके। अब सिक्वेंशियल तो हमने पढ़ लिया कि सीक्वेंस में चलता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है 3.2.1 आर्टिकल, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से समझना, जरा अच्छे से देख लीजिएगा कि इफ स्टेटमेंट काम कैसे करती है। स्ट्रक्चर तो बता दिया गया कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हिस्सा चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हिस्सा नहीं चलेगा। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से डिफाइन करके समझाऊंगा एंड डोंट वरी, कंप्यूटर पे सारे प्रोग्राम्स भी करवाऊंगा, कंप्यूटर पे करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्या पढ़ना है, यानी क्लास में जो पढ़ा जाता है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो क्लास में कुछ इस तरह से लिखा होता है बोर्ड पे, और बुक्स पे तो लिखा ही है, द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, कोड चल पड़ेगा इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जो स्पेसिफाइड कंडीशन दी गई है अगर वो ट्रू हो जाती है। मैं पहले भी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगा और बाद में भी इसको पढ़ूंगा प्रोग्राम समझाने के बाद, और आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगी। क्या कहा उसने, कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड चल जाएगा, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, वरना कोड नहीं चलेगा। भाई ये समझना है आपने अच्छे से। तो मैं आपको आपके तरीके से ही समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इस हिस्से को मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ। ओके, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h वर्ड मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके, अब इसके अंदर प्रोग्राम एक मैंने वेरिएबल लिया इंट एज नाम का। इसका मतलब क्या है कि रैम के अंदर एज नाम का एक बॉक्स बन गया, उसमें रिजर्व कर ली अपनी प्लेस। मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर योर एज। फॉर एग्जांपल आउटपुट स्क्रीन की जनरली बात कर लेते हैं कि वहां कुछ ऐसा लिखा आ रहा होगा, एंटर योर एज। ठीक है, रफ सा लिख रहे हैं, और यूजर ने कुछ भी एंटर कर दिया 20। वेरिएबल में क्या चला गया 20। किसके जरिए भेजेंगे, स्कैनएफ के जरिए। जैसे ही हमने 20 लिख के एंटर दबाया, स्कैनएफ फंक्शन ने फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से एज वेरिएबल के अंदर, ये मैं समझा क्यों नहीं रहा, ये यार स्कैनएफ फंक्शन की वीडियो पड़ी हुई है, ये टॉपिक्स आपको आते होंगे। इसी उम्मीद और यकीन के साथ मैं आगे चल रहा हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, स्केप सीक्वेंस आता है, स्कैनएफ फंक्शन आता है, प्रिंटएफ फंक्शन आता है, चैप्टर 2 पूरा आता है। क्योंकि वो समझाने लगूंगा तो बस उधर ही रह जाएंगे। ओके, तो स्कैनएफ की हेल्प से हमने एज वेरिएबल के अंदर जो भी यूजर ने एंटर किया वो सेव करवा दिया 20। अब इधर गौर से समझना है, यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, इफ स्टेटमेंट। मैंने कहा इफ, अगर, रुक जाओ, अगर जो यूजर ने एज एंटर की है वो ग्रेटर या इक्वल है 16 के, जो पहले वाली एग्जांपल थी जो पिछली क्लास में मैंने दी थी कि 16 साल से बड़े हो तो तुम जा सकते हो अंदर, अगर नहीं हो तो फिर तुम नहीं जा सकते सेमिनार में। ठीक है, तो यहाँ पे भैया यूजर ने एज एंटर की, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो ये जो चीज है ना, ये मैं एरो लगा के समझाता हूँ। तो ये हिस्सा चला दो अगर ये ट्रू है तो। अब उस लाइन पे वापस जाते हैं, द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। ये वाला जो कोड है एलिजिबल, प्रिंट एफ कर दो एलिजिबल, ये लिखा आएगा एज इट इज, ये प्रिंट एफ कर दो, द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, ये वाला कोड एग्जीक्यूटेड हो जाएगा इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो। अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जांपल वो कहता है एंटर योर एज, और आपके भाई साहब यहाँ पे एंटर कर देते हैं 15, तो अब क्या होगा यही तो समझाने के लिए टॉपिक है आज का। तो अब क्या होगा, जैसे उसने मैंने उधर लिखा हुआ है एंटर योर एज, हमने एज एंटर की, एज इसके अंदर जाके 15 सेव हो गई। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये ट्रू नहीं हुआ तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस इधर ही आप एंटर दबाओगे तो यहाँ कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहेगा, आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब आप कहेंगे सर आपने तो जो पिछले दिनों में बताया था, पिछली क्लास में, उसमें ये था कि अगर ये आउटपुट नहीं आएगी तो वो आएगी, अगर घर के टिंडे पसंद नहीं आएंगे तो बाहर से बर्गर ले आएंगे। यार उस टॉपिक पे भी हमने जाना है, हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं, क्योंकि इफ स्टेटमेंट अकेली नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, उसके बाद एक आता है इफ एल्स इफ, ठीक है, फिर आता है नेस्टेड इफ,
तो ये काफ़ी सारे हैं आपकी बुक में जितने हैं डोंट वरी हम उतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में 2-3 ही हैं, उतने ही पढ़ेंगे। पॉइंट समझ आया कि ये लाइन क्या लिखी है, द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चल पड़ेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। होपफुली ये आपको समझ आ गया। अब जो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना है जिसके स्टार्ट को मैं पहले यहाँ पे लेके आना चाहूँगा, वो भी ज़रा समझा लेते हैं, फिर वापस अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं। या पहले स्ट्रक्चर समझ लें। देखें, जब भी स्टेटमेंट लगानी है, जब भी स्टेटमेंट लगानी है तो आपने देखना है कि इफ़ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर क्या लगानी है, कंडीशन। इफ़, इधर कंडीशन। आप कहेंगे सर एलिजिबल नहीं लिखना, इधर कुछ और लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए क्या लिख दें, वॉन। अब जीत गए, कुछ भी आउटपुट करवा सकते हैं, हमारी मर्जी चलेगी। ये कोड एसोसिएटेड है किसके साथ, इस कंडीशन के साथ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड ने चल पड़ना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये कोड रन नहीं होगा। और लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इफ ब्रैकेट में आएगी कंडीशन। देखो कंडीशन कहाँ आ रही है, ब्रैकेट में, कि एज जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर या इक्वल 16 से होनी चाहिए, तो कंडीशन तो ब्रैकेट के अंदर आई। और एसोसिएटेड कोड का क्या मतलब है कि इस कंडीशन के साथ जो कोड एसोसिएटेड है वो जोड़ दो। आई थिंक सो समझ आ रही है। देखो इस कोड को क्या कहेंगे कि ये कोड इफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसका सिंपल वे में कोई काम नहीं, मतलब आप देखें ना, लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 चली, 4 पे आए, 4 जुड़ी हुई है 5 के साथ। होपफुली आप इस बात को समझ रहे हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए हमने पढ़ा था सेकेंड लास्ट क्लास में, या यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि मैं 1-2 चीज़ें और ऐड कर सकूँ आपको समझाने के लिए। पूरा इफ स्टेटमेंट आज इंशाल्लाह हमने समझना है, इंजीनियरिंग वाला अच्छे से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवा देता हूँ थैंक यू, ठीक है। अब जरा अच्छे से समझना सबने। ऑलराइट, अब यहाँ से ऐसे चलते हैं कि लाइन नंबर 1 पहले रन हुई, फिर 2 रन हुई, फिर 3 रन हुई, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। इसको अभी 6 कह लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ लेते हैं। अब जो पढ़ा था उस पर वापस आते हैं। लाइन सीक्वेंस में चलेगा, इंट एज वेरिएबल चला गया, एंटर योर एज लाइन नंबर 2 चल पड़ी, हमने एज एंटर की, लाइन नंबर 3 चल पड़ी। फिर एज एंटर होने के बाद कंडीशन नंबर 4 पे रैम आएगी, चेक करेगी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर तो ट्रू हुई तो लाइन नंबर 5 रन होगी। अब आपको समझ आएगा सिलेक्शन का क्या मतलब है, कि कंट्रोल जा रहा है, बाय डिफॉल्ट तो सीक्वेंस में चलना था लेकिन लाइन नंबर 5 रन ही नहीं हुई। क्यों, 15 एज एंटर कर दी जो कि कंडीशन क्या कर गई, फॉल्स। तो ये हिस्सा नहीं चलेगा, सिर्फ ये वाली लाइन नहीं चलेगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ ये वाली लाइन नहीं चलेगी। इसके बाद लाइन में क्या लिखा है, थैंक यू, तो ये चल पड़ेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा एसोसिएटेड कोड नहीं कहलाता। क्यों, एसोसिएटेड कोड तो सिर्फ ये था जो इफ के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो इफ के साथ जो कोड जुड़ा हुआ है वो कंडीशन फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके अलावा नीचे अगर कोई कोड लिखा है तो वो तो रन होगा ना भाई। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। अब आप कहेंगे सर वो भी करके दिखा देंगे अगर ट्रू होगा। यार फिर तो सिंपल सी बात है कि दोनों चीज़ें चल पड़ेंगी। कि अगर यहाँ पर एज जो है वो 15 की जगह वो 20 ही एंटर करता है, ठीक है, यहाँ 18 एंटर कर देता है, चलो यहाँ 17 एंटर कर देता है, या 16 ही एंटर कर देता है। किसी भी सूरत में कंडीशन अगर ट्रू होती है, इक्वल भी तो है ना, 16 कर देता है एंटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा आएगा, वॉन, और एलिजिबल भी लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या लिखा आएगा, थैंक यू। वैसे अगर अगली लाइन में भेजना है ना तो पता है ना नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, यार स्लैश n लगाना पड़ता है। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा कि कंडीशन ट्रू हुई, ये हिस्सा प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया, 4 के बाद सीधी 6 एग्जीक्यूट हुई। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को 2-3 दफ़ा पीछे करके देखो, पिछली क्लासेस को रिपीट करके देखना, फिर इसको देखना। सर इतनी मेहनत करें, काम है यार, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। या बैक टू द टॉपिक, the code gets executed if the specified condition is true, otherwise does not get executed। एक और चीज, अगर आप सिंटेक्स को देखो तो कंडीशन वाली लाइन में एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे रेड कलर में लिखता हूँ कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। इसका नाम स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इस पे लेक्चर है कंप्लीट हमारा। तो हम जानते हैं कि हर लाइन के बाद हम कोडिंग में, ये देखो ना, हर लाइन के बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, इफ कंडीशन वाली लाइन में सेमीकोलन नहीं आता। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं आता सेमीकोलन? आना चाहिए सेमीकोलन, हमें आदत पड़ी हुई है। तो भैया जी उसकी रीजन ये है कि जो इफ कंडीशन वाली लाइन है ना, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है उस एंगल से कि इसने रन होना है। बात समझ रहे हैं? ये क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आउटपुट शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वेरिएबल में वैल्यू भेज रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कोई
वो उस तरह से वैल्यू नहीं स्टोर करवा रहा, ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, मेमोरी में जगह घेर रहा है। ये सिर्फ चेकिंग के लिए है कि हम इसको कंडीशन कहेंगे, ठीक है, इसलिए लिखा गया आता है इफ इनटू कंडीशन एंड दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोड। होपफुली आप थोड़ा बहुत समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इफ के अंदर जब कंडीशन लगेगी तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, रट्टा लगा लो कि सेमीकोलन नहीं आएगा। अच्छा, एक टॉपिक और यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एलिजिबल वापस लिख देता हूँ और इसके साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ, प्रिंटफ गुड लक। ये मैंने समझाने के लिए किया, तो ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा सर क्या समझाने लगे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 5 ये थी, 6 ये थी, 7 ये आ गई, ठीक है। ये टॉपिक आगे भी इंशाल्लाह आएगा, बुक के अंदर लिखा हुआ है डिटेल से, लेकिन मैं अभी ही समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब गौर से समझना है कि अब आउटपुट जनरेट कैसे होगी, काम कैसे चलेगा, ज़रा देखिएगा। उसने कहा एंटर योर एज, गौर से समझिएगा प्लीज़, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने एंटर कर दी 14 चली गई। अब इफ एज इज 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 16, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी ना गाइस, तो कंडीशन फॉल्स होने से क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ा था, डज नॉट एग्जीक्यूट। कौन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या एलिजिबल एग्जीक्यूट नहीं होगा, गुड लक एग्जीक्यूट नहीं होगा, या थैंक यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तीनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद आ रहे हैं। एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचना जरूर कि मेरा आंसर ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, या ये दोनों नहीं होंगे, या ये तीनों ही नहीं होंगे। एक सेकंड के लिए यार लाजमन, क्योंकि क्लास होती तो मैं कहता कि यार सारे 1 मिनट के लिए रुक जाओ और जल्दी से बताओ, तो वही समझ लो कि गेम चल रही है। ओके, पॉज किया होगा, आई होप सो। आंसर दे देता हूँ गाइज, अभी आरो लगा हुआ है और मैंने कहा था ये वाला जो लाइन है, सिर्फ ये वाली लाइन ये इफ के साथ जुड़ी हुई है बस। बाकी अगली लाइन जो है, जैसे 5 के बाद 6 पहले वो लिखी थी, वो हो रही थी, तो 5 के बाद अब 6 ये आ गई है, तो 6 ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, लिखा आ जाएगा गुड लक, और उसके बाद वो भी लिखा आ जाएगा थैंक यू। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर जी ये तो गड़बड़ हो गई, आपने इसके साथ इसको जोड़ के लिखा हुआ है, फिर भी ये इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इन दोनों को इसके साथ एसोसिएटेड कोड कह दें, यानी कि ये दोनों ही सिर्फ तब चलेंगी जब इफ कंडीशन ट्रू होगी। ये एलिजिबल एंड गुड लक सिर्फ तब लिखा आएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज सिर्फ ये लिखा आएगा थैंक यू। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा आसान सा काम करना पड़ेगा, पता क्या, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इफ के बाद ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ये दो, बस दैट्स इट। ये मैं एरो हटा रहा हूँ, इफ के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाई, जितनी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहते हैं लिखें और क्लोज करते हैं। अब ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, ये पूरे का पूरा एरिया किसके साथ एसोसिएटेड है, इफ के साथ। जी हाँ, ये देखें लिखा हुआ है इफ कंडीशन ब्रैकेट्स, कि अगर मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा तो फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी किससे जुड़ गई, इफ स्टेटमेंट से जुड़ गई। एग्जाम्पल अभी दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे ये सारा काम हम कंप्यूटर पे भी करने वाले हैं, डोंट वरी, मैं कंप्यूटर पे डिटेल से ये प्रोग्राम, ये सारी चीजें करवाऊंगा कंप्यूटर पे, ताकि और अच्छे से समझ आए। होपफुली अभी भी आ रही होगी। देखो मैंने क्या बोला कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अब अगर प्रोग्राम दोबारा चला, एंटर योर एज, गौर से सुनिएगा, एंटर योर एज, यूजर ने एज एंटर कर दी 20, एज वेरिएबल में चली गई 20, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने से ये पूरा ब्लॉक चलेगा, सबसे पहले इस ब्लॉक के अंदर वो एंटर हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने से ये पूरा ब्लॉक चलेगा। लाइन नंबर 5 पे आया, क्या लिखा आएगा, एलिजिबल लिखा आया। उसके बाद अगली लाइन में आया, क्या लिखा आया, गुड लक लिखा आया। तो इसको भी चलाने के लिए क्या लिखना चाहिए, /n, ताकि अगली लाइन में चला जाए, ठीक है। ओके, ये खत कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर अगली लाइन में आया, यानी इफ से बाहर आया, तो क्या लिखा आया, थैंक यू। तो ये तो सारी चल पड़ी, या क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो ट्रू होने से ये भी चल पड़ा एरिया, और ये तो चले गई। अब इसका ऑपोजिट, आई होप सो ये समझ आया है कि ये पूरा ब्लॉक एसोसिएटेड कोड हो गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स लगा दी। अब थोड़ा सा गेम को चेंज करते हैं। जो पहले हमने चेक किया था कि हमने 14 एंटर की थी, लेकिन गुड लक चल पड़ा था, थैंक यू चल पड़ा था, क्या अब क्या होगा, दोबारा से एंटर योर एज, यूजर ने कहा मेरी आई तो भैया 10 है, छोटा बच्चा हूं मैं। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, फॉल्स हो गया, तो ये पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ही एसोसिएटेड हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू, दैट्स इट। होपफुली सारा टॉपिक क्लियर हुआ है कि अगर ब्रैकेट्स लगी हैं तो वो पूरा ब्लॉक एसोसिएटेड कोड है, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी तो अगली लाइन, सिर्फ और सिर्फ उससे अगली लाइन उसका एसोसिएटेड कोड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इफ स्टेटमेंट के साथ उसका एसोसिएटेड कोड क्या है, सिर्फ अगली लाइन, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। अगर इफ की ब्रैकेट्स नहीं, इसे इफ की ब्रैकेट्स कहते हैं,
अगर ये नहीं लगी तो सिर्फ ये वाला लाइन इसके साथ जुड़ा हुआ है, आगे जितनी लाइन है वो चल पड़ेंगी। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर 5, 6, 10 लाइन्स लिखी हैं और आपने वो ब्रैकेट में लिखी हैं, तो वो 10 की 10 जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी इफ के साथ एसोसिएटेड। होपफुली क्लियर हो गया होगा। और ये तो हर हाल में चलेगी, चाहे ये ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, क्योंकि इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बाहर लिखी हुई है एंड पे, ठीक है, क्योंकि उसने सीक्वेंस में चलना है ना। अब आप सीक्वेंस समझ रहे हो ना, सीक्वेंस कैसे खराब हो रहा है कि अगर ये फॉल्स होती है तो 5 और 6 दोनों नहीं चलती, वो 7 चला देता है। और अगर सीक्वेंस ठीक रहता है, ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो सीक्वेंस में 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 प्रिंट होती है। फ्लो चार्ट, इधर मैं छोटा सा एक आइडिया दे दूं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, तो आपने इफ स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखनी है, वो लंबी चौड़ी जो शुरू पे लिखी हुई है इफ स्टेटमेंट के नीचे 3.2.1 के नीचे, ये उसी में से मेरे ख्याल से मैंने लाइन लिखी है। वो पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद सर आपने फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ये याद रखिएगा, कंपाइलर की डेफिनेशन, इफ स्टेटमेंट की, एल्स इफ की, जितने भी फ्लो चार्ट लिखे हैं वो बनाने हैं। जिस टॉपिक के साथ फ्लो चार्ट है, चाहे शॉर्ट में आता है चाहे लॉन्ग में आता है, फ्लो चार्ट लाजमन बनाना है, कंपलसरी है। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, आपके मार्क्स ना डिडक्ट हों। ओके, कैसे मैं बताने लगा था, शॉर्ट क्वेश्चन आया, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ गाइस वैसे करोगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया, उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया और टाइटल भी दिया। सबसे पहले दिया डेफिनेशन। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। 2 बच्चों का पेपर है आपके सामने ही आया है, ठीक है। आप कहेंगे सर मैं तो पेपर बड़ा अच्छा करके आया था, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए? जरा गौर से समझिएगा मेरी बात। क्वेश्चन आया इफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसने क्या किया, लिखा ANS और आंसर लिखना शुरू कर दिया और डेफिनेशन लिख के आगे चला गया। अब आया आप जैसा जीनियस स्टूडेंट, उसने कहा अच्छा इफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, नो प्रॉब्लम। उसने ऐसे आंसर लिखा, सबसे पहले उसने हेडिंग दी डेफिनेशन और ऐसे है डेफिनेशन लिखी। फिर उसने एक हेडिंग दी फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये हेडिंग देने के बाद उसने फ्लो चार्ट बनाया। फिर उसने एक और हेडिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट और फिर उसने स्ट्रक्चर लिखा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है गाइज। अब मुझे आप बताओ कि जो पेपर चेक करने वाला है वो जब ये पेपर चेक कर चुका है वो इसको 2 नंबर कैसे देगा? आप कहेंगे सर पूरा तो लिखा हुआ है, सही तो लिखा है, पूरा लिखा है पेपर, नंबर कहाँ कट गए? सर ये चीज देखें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आपके मार्क्स बचाना चाह रहा हूँ पेपर में, तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी कर देंगे अगला फंस जाए, यार कहाँ से काटो इसका नंबर। यानी पेपर चेक करने वाला फंस जाए और आपका कंपटीशन जो है ना वो आपके साथ बैठा पेपर देने वाला पूरे बोर्ड में है, कोई भी 70 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 70 लाख से 80 लाख बच्चा पेपर देता है। जी याद रखिएगा, 70 to 80 लाख बच्चे स्टूडेंट्स जो है पेपर देते हैं और पेपर जो चेक करने वाला है उसके पास रोजाना के 150-200 पेपर होते हैं यार, 100 तो मिनिमम है, ठीक है, 50 चलो पकड़ लो। तो 50 पेपर में अगर उसने पहला दूसरा ऐसा टेस्ट चेक कर लिया, पेपर चेक कर लिया और साथ ही आपका टेस्ट आया और आपने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं लिखा जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या आपने बिल्कुल प्लान नहीं किया, बस नंबरों की ख्याल में मैं लिख दूँ, तो गाइस नंबर नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आती है तो उसको प्रेजेंट ऐसा करना है कि मार्क्स मिले। 5 स्टार होटल में क्या क्वालिटी होती है कि खाना लजीज होता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो ढाबे वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, या जो छोटी सी शॉप लगा के बैठे हैं, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर होता है 5 स्टार होटल से। मैंने खाना दोनों जगह खा के देखा हुआ है। जो बहुत बहुत बड़ी कुजीन्स चला रहे हैं, कैफेज चला रहे हैं, उनसे बेटर खाना होता है ढाबे वालों का, छोटी छोटी शॉप्स वालों का। फट्टे पे सालन लगा के बैठे हैं, उनके चने ज़्यादा मज़ेदार हैं एज़ कम्पेयर टू पीसी होटल। या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टेस्ट की अमाउंट नहीं ले रहे वो पीसी होटल वाले या रेस्टोरेंट्स वाले या कैफ़े वाले, वो प्रेजेंटेशन के ले रहे हैं कि बड़ा अच्छा सा सूट पहना हुआ है वेटर ने, बड़ा अच्छा सा कपड़ा यहाँ रखा हुआ है सफाई के लिए, टेबल बड़ा नीट क्लीन है, सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपके प्लेट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन और माहौल है, जो ये माहौल क्रिएट हुआ है अभी अभी छोटू सा, इससे नंबर मिलेंगे सर आपको। ओके, बैक टू द टॉपिक एंड सॉरी फॉर बोरिंग यू। फ्लो चार्ट बनाना बेहद जरूरी है, डेफिनेशन, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर। ओके, फ्लो चार्ट सिंपल है, आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आएगी इनपुट। इनपुट इधर नहीं लिखी तो हम नहीं लिखते, बस जैसा पेपर में बुक में लिखे हम वैसा ही याद कर लेते हैं। स्टार्ट के बाद सबसे पहले क्या चीज चेक कर रहा है, वो कंडीशन। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो एसोसिएटेड कोड चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी स्टार्ट हुआ, कंडीशन सिर्फ चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो एसोसिएटेड कोड चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स होके स्टॉप हो जाएगा, दोनों सूरतों में स्टॉप हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे क्लास में, सर ये सर्कल क्या है? यार ये वही वाला कनेक्टर है जो 9th क्लास में एंड पे सर्कल बना हुआ था ना भाई, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? चलेगा। इसको हटा के इसकी जगह स्टॉप लिखा जा सकता है, बट बुक वाले ने ऐसा लिखा तो रट्टा मार लो, नो प्रॉब्लम, पेपर में भी ऐसे ही लिख देना ताकि मार्क्स आ जाए। होपफुली आपको सारी बात समझ आ गई होगी। मैं एंड पे समरी बयां कर देता हूँ थोड़ी सी। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल लॉजिक स्टेटमेंट है
जिसमें हमारा सिंटेक्स ये है कि हम इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं और एंड पे सेमीकोलन नहीं डालते। उसके बाद जो कोड होता है उसके एंड पे सेमीकोलन डालते हैं। इफ़ कंडीशन में दो तरह के एसोसिएटेड कोड आते हैं। पहला वो कि इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ ये इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर ब्रैकेट नहीं लगी तो सिर्फ ये इसके साथ जुड़ी है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगली कंडीशन चलेगी, अगली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, पहला क्या था कि ब्रैकेट्स नहीं है तो सिर्फ अगली जो लाइन है ना वो इसके साथ एसोसिएटेड कोड है। ठीक है, आई होप सो कि आप समझ रहे हैं। और अगर ब्रैकेट्स लगा दी आपने तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी मवाद है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, तो वो पूरे का पूरा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली किस इफ स्टेटमेंट का एसोसिएटेड कोड है। फ्लो चार्ट आपने याद कर लेना है, प्रेजेंटेशन आपने सीख लेनी है, एंड आई होप सो कि मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर दी हो। मैं इधर प्रोग्राम एक करवाने लगा था जो बुक में हुआ है, इवन नंबर टाइप कुछ है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा था अभी रफली, तो मैं इंशाल्लाह सोच के ये बैठा हूँ कि सीक्वेंस में जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं, सीक्वेंस में सारे प्रोग्राम आपको एक एक अलग अलग वीडियो बना के ना कंप्यूटर स्क्रीन पे कराऊं, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर वे में अच्छे से समझ आए। बोर्ड पे भी करा दूंगा, डोंट वरी। सर बोर्ड पे कराने से भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है और कंप्यूटर पे भी करा दें, यानी दोनों करा देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा है। डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा कि दोनों जगह भी कराऊं, लेकिन जो प्रोग्राम काफ़ी लेंथी होगा ना उसे सिर्फ कंप्यूटर पर ही करेंगे, उसे बोर्ड पे करने की कोई खासी जरूरत नहीं। यानी मैं ये देखूंगा कि जब आप रेडी हो गए हो ना एक दो प्रोग्राम करके कि अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन ही काफ़ी है, तो फिर मैं सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे ही प्रोग्राम करवाऊंगा। और बुक से तो आप पढ़ ही सकते हो, लिखा तो वहाँ हुआ ही है। और वाइट बोर्ड पे जो समझाने की मुझे ज़रूरत नज़र आएगी मैं ज़रूर कराऊंगा। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए उस एंगल से ही सोचता हूँ कि एज ए स्टूडेंट मुझे ये बातें समझ भी आएंगी कि नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें तो नहीं हो रही। क्योंकि टीचर होने का फ़र्ज़ पेरेंट्स होना भी है, साथ बच्चे की फीलिंग को समझना भी है कि उसे किस तरीके का फील हो रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही, मूड है नहीं है, क्योंकि वो सब हैंडल करना पड़ता है। तो आई होप सो कि आप भी मेरे साथ इसी तरीके से समझ के चलेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी गाइडेंस पूरी तरह से ग्रैब करो, जहाँ जहाँ से इल्म मिलता है बटोरो, समझो हर जगह से। भाई बहन कोई भी सिखा रहा है सीखो यार, सर झुका के डांट भी खा लो, समझ लो, सीख लो। किसी की भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है ज़रूर देखो, नॉलेज इकट्ठा करो। वेलकम टू माय डेस्कटॉप स्टूडेंट्स। ओके, अब हम उस प्रोग्राम को करते हैं जो भी हमने वाइट बोर्ड पर किया। तो डिटेल से मैं एक स्टेप आपको करवाता हूँ, जैसे आपको अच्छे से समझ आने लगेगी, डोंट वरी। सबसे पहला स्टेप है हमने फाइल क्रिएट करनी है, जो आप पहले से जानते हैं कि एक तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके एम्प्टी फाइल को ले सकते हैं। ओके, बेसिक कोड पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड या stdio.h। ओके, क्या गलती आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, इंक्लूड लिखना था। ओके, वॉइड में ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। ओके, सो अभी हम एज का प्रोग्राम बनाने लगे हैं, जो मैंने इस कंडीशन के लिए आपका बोर्ड पे किया था वही प्रोग्राम। यानी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एज के नाम से, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये क्लियर कलरफुल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फाइल को अभी तक सेव नहीं किया। और याद रखिएगा हमें फाइल को फर्स्टली सेव करना है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जाके फाइल सेव एज पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तो मैंने सी डेस्कटॉप पे ना एक फोल्डर बनाया हुआ है सी के नाम से, ये डेस्कटॉप पे मैंने ये सी के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं इफ़ प्रोग्राम, ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ, ये आ गया। तो हमने एज तो ले लिया एक वेरिएबल। अब मैं एक प्रिंट एफ करता हूँ कि यूज़र से कहते हैं कि भैया आपको ये मैसेज शो होगा एंटर योर एज, तो आप एज एंटर कीजिए। तो ये प्रिंट एफ तो एज इट इज़ शो होगा। अब मैं इधर एक और स्टेटमेंट ले लेता हूँ, स्कैन एफ फंक्शन परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा जो डाटा टाइप है वो फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी यूज़ करता है, एम्परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम। लीजिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये स्पेसिस मैंने बस अपनी आदत की वजह से दी है, वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और यूज़र का इसमें एज एंटर करो। अब वो एज एंटर करेगा तो यहाँ हम लगा देंगे इफ़ कंडीशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर उसने एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 एंटर की, क्योंकि वहाँ 16 ली थी, तो चलिए यहाँ पे भी मैं 16 ले लेता हूँ। और अभी ब्रैकेट का टॉपिक नहीं है, तो अभी इधर ही। तो मैं चाहता हूँ तो प्रिंट हो जाए यहाँ पे जो लिखा है, जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था वोन, मेरे ख्याल से लिखा था जीत गए, तो यहाँ पे भी यही लिखा आ जाए। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को यहीं रोक के चला के देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से हमें बताया गया। तो प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। ये हमारा सिंबल है बिल्ड एंड रन का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये बिल्ड एंड रन होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने 2 स्क्रीन्स अटैच की हुई हैं इसलिए वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, बट ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसको विंडो को इधर ले आया। ओके, एंटर योर एज जैसे हमने कहा था वैसे यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेस एंटर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है, शर्त क्या है, ग्रेटर या इक्वल 16 होनी चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के 12 एंटर की। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ देखिए आपके सामने
कुछ भी आउटपुट नहीं आई। लेकिन लेट्स सपोज अ सेकंड ट्राई, फिर से बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, स्क्रीन आउटपुट कंसोल आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब मैं पॉजिटिव देता हूँ, यानी कि 16 से ग्रेटर देता हूँ, तो होपफुली वॉन लिखा आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, जैसे ही मैंने एंटर किया वॉन लिखा आ गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है। ओके, अब मैंने जो दूसरी चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी वो कुछ यूँ थी कि अगर मैं इसके अलावा एक नीचे स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थैंक यू, ठीक है, और ये सेमीकोलन लगा के सेव कर दिया, कंट्रोल एस का मतलब सेव। अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ गाइज, अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वॉन एंड थैंक यू लिखा आएगा, 2 लाइंस लिखी आएंगी। बेटर वे में अगर आप समझना चाहते हैं तो करके देख लेते हैं। ये मैंने 16 एंटर किया, वॉन और थैंक यू दोनों। अब क्योंकि मैंने स्लैश एन नहीं लगाया तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा, तो यहाँ स्लैश एन लगा देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। हम करके देख लेते हैं। ये मैंने बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, ये एज 16 या 16 से ग्रेटर यानी 18 एंटर करेंगे। देखें एंटर करते ही वॉन और थैंक यू लिखा आ गया। अब ये कंडीशन ट्रू होने पे आ रहा है। अब जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें डिटेल से जाएंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं और मैं पॉजिटिव कंडीशन नहीं होने देता, यानी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो सिर्फ वॉन वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये बात समझिएगा। थैंक यू फिर भी चल पड़ेगा क्योंकि ये एसोसिएटेड कोड में इफ के साथ नहीं आता। मिसाल अभी दे लेते हैं। अभी मैं जैसे ही 18 एंटर करूंगा तो ये वॉन एंड थैंक यू प्रिंट कर रहा था। अब मैं लेस एंटर करता हूँ, 10 एंटर कर देते हैं, तो देखिए वॉन तो नहीं चाह रहा लेकिन थैंक यू फिर भी चल रहा है। अब अगर हम ये चाहते हैं, एक ही लाइन में मैं समझा देता हूँ कि वॉन और थैंक यू दोनों सिर्फ तब चलें जब कंडीशन ट्रू हो, तो आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को इफ़ की ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये मैंने इफ़ की ब्रैकेट लगा दी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, वरना दोनों ही नहीं चलेंगी। यही हम चाह रहे थे। ओके, तो बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। ये कंसोल आउटपुट स्क्रीन आ गई। एंटर करते हैं नेगेटिव वैल्यू, दोनों नहीं चलनी चाहिए। लेट्स सी, एंटर दबाया जी, दोनों ही नहीं चली। ओके, रिफ्रेश किया, दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। ये आगे दोबारा से हम अब पॉजिटिव वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे कि 16 से ग्रेटर चाहिए, 20 एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने एंटर किया देखिए दोनों चल पड़े, वॉन एंड थैंक यू। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियरली समझ आ गई कि ये चीज़ काम कर रही है। हमें बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई कि ये इस तरीके से काम करती है। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। नाउ गो बैक टू योर वाइट बोर्ड, गो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।